तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। जैसा कि आपने देखा था कि यूपीएससी का मॉर्निंग मैंने डाल दिया था और इवनिंग में उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का। तो आप लोग बस बढ़िया देखते रहिए, बस इतना ज़रूर करिए कि लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यही एक प्रकार समझिए कि मैं जो मेहनत करता हूँ उसका एक रिवॉर्ड मिले, इतना ही है ना। तो आज का जो पार्ट 3 में हम चल रहे हैं, आज का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है, और आपको पता है उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग सभी लोग फॉर्म भर दीजिए और इसकी टेस्ट सीरीज चली रही हैं। ये टेस्ट सीरीज सभी तरीके से अगर देखा जाए तो आपको मध्य प्रदेश के लिए भी काम देंगी, बिहार के लिए भी काम देंगी, सभी जितने भी राज्य हैं, स्टेट पीसीएस हैं, सभी के लिए काम देंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर या बड़े जो अच्छे रैंक की जॉब होती है उन सबके लिए काम देने वाली है। प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ मैं। ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए जितने भी एक्ट हैं। जैसे आप देखिए, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 है, भारत सरकार अधिनियम 1909 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो इन सब चीज़ों की थोड़ा चर्चा करनी भी जरूरी होती है। तो इसका बताइए, इसका ऑप्शन क्या है? मैं एक एक करके बता। सबसे पहले इंडियन काउंसिल अधिनियम 1952 में क्या किया गया था? एक अच्छा काम किया गया था कि बजट पर जो है थोड़ी बहुत चर्चा करने का जो अधिकार दे दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार नहीं था वैसे, ठीक है, पर इस पे था। साथ में काउंसिल में जो थी गवर्नर की काउंसिल जो होती थी, उसमें वायसराय की, उसमें कार्यकारिणी में अच्छे लोगों को, भारतीयों को भी शामिल करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसमें अखिल भारतीय संघ का कोई मतलब नहीं था। 1909 की बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ा जो काम किया गया था वो ये किया गया था कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज शासन को नीति के तहत, पहले तो आपको पता 1905 में बंगाल का विभाजन किया, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला उसका, तो इन्होंने रणनीति अपनी अपनाई। 1909 में सांप्रदायिक जो चुनाव एक प्रकार से शुरू किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया कि मुस्लिम को मुस्लिम चुनेगा और हिंदू को हिंदू चुनेगा। तो एक बड़ा जटिल समस्या थी। 1919 की बात करूँ तो 1919 में जो सबसे बड़ा काम जो किया गया था, जो इसका सबसे बड़ी बात है, तो ये था कि इसने आरक्षित और हस्तांतरित 2 शक्तियाँ बनाई थी, 2 विषय दिए थे। साथ में केंद्र और राज्यों को विषय का बंटवारा कर दिया गया था, और साथ में राज्यों को 2 विषय में बंटवारा किया गया था, आरक्षित शक्ति और दूसरी थी हस्तांतरित। आरक्षित शक्तियों पर आपको पता है गवर्नर का अधिकार होता था, और साथ में जो उसकी कार्यकारिणी थी वो विधान परिषद विधायिका के लिए किसी प्रकार से उत्तर देने के बाद नहीं थी, जो कि हस्तांतरित में थी वो थी। तो ये देखिए, एक ही मतलब क्वेश्चन में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है ना। इसकी बात करूँ भारत सरकार नियम, तो यहाँ ये एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही है कि अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्तावित किया गया था कि भारत एक ये संघ होगा जिसपे जो है राज्यों के बारे में बताया गया था, और सभी जो भी बाकी राज्य थे उनमें सम्मिलित होने के लिए बोला गया था। लेकिन बहुत सारे जो देसी राज्य थे उन लोगों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। खैर ये सफल नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा छाप छोड़ जाता है ये जो अधिनियम जो आपका 1935, क्योंकि भारतीय संविधान में लगभग 250 से ज़्यादा अधिनियम सीधे तौर पर यहाँ से लिए गए हैं, और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भी यही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसे आपको मज़ा होता है जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको मज़ा आता होगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है फिर से, बर्मा भारत से अलग कब हुआ था? तो देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये कोई मतलब नहीं था 1909 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बता चुका क्या हुआ था, ये एक्चुअली था, यही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तभी अलग हुआ था। इसके पहले बर्मा भारत का भाग कहलाता था। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार हुआ? महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, बताना है आपको कौन सा स्वीकार किया गया था और महत्वपूर्ण अवयव नहीं है इसमें। एक तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचन या जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ योजना का विचार पर, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित या नॉमिनेट किया जाना। ये प्रश्न आपके लिए टफ हो गया। देखिए, स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण है और स्थायी अवयव नहीं है। समझिए बात को, इसमें क्या था इसके लिए महत्वपूर्ण था। जैसे एक तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेही प्रतिनिधि था, लेकिन वो आपका स्थायी अवयव नहीं रह पाया। एक संघ की योजना पर विचार, वो भी स्थायी अवयव नहीं रह पाया, मतलब स्थायी अवयव है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित वो भी अवयव है। विधानमंडल के लिए और बात करूं, सरकारी सदस्यों का जो नॉमिनेशन किया जाना वो भी है। एक है देश के लिए लिखित संविधान, जो इस पे किया गया, स्वीकार तो किया हुआ लेकिन स्थायी अवयव नहीं बन पाया, और वो नहीं हो पाया देश के लिखित संविधान। वो बना जाकर के 1946 में कैबिनेट मिशन की प्रस्तावना के बाद से। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय समुदाय की बात करो, प्रांतीय सरकारों के गठन की बात की जा रही है। तो प्रांतीय सरकारें पहले नहीं हुआ करती थी, जो कि जब 1935 का अधिनियम आया तब फिर प्रांतीय सरकारें शुरू हो गई।
प्रांतीय सरकारों की बात करूं तो प्रांतीय सरकारों के लिए भी बहुत सारे इलेक्शन तो होते ही थे, साथ में बहुत सारे इसमें इनको अधिकार दे दिए गए थे, और जो हस्तांतरित और बाकी चीज़ें थी, ठीक है, वो केंद्र में ला दी गई थी और यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। याद रखेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने बताया कि डायरकी सिस्टम जिसे कहते हैं, द्वैत शासन जिसे कहते हैं, जो प्रणाली थी डायरकी वो ख़त्म कर दी गई थी राज्यों में, प्रांतों में 1935 में, और कहाँ ला दी गई थी? केंद्र में ला दी गई थी। चलिए अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता के एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, कौन सा व्यक्ति बताइए? दास्ता के एक नया अधिकार पत्र कहा था जब एक्ट लाया गया था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बताइए कौन कहा था? इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एक प्रकार से जो आप एक्ट लेकर आए हैं, ये दास्ता का एक नया अधिकार पत्र लेकर के आए हैं, हमें पता है और हम इसको नहीं मानेंगे। था अच्छा, लेकिन उसमें सिर्फ अंग्रेजों के लिए अच्छा था। अगला 1935 के दौरान स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो संघ में अवशेष शक्ति आपको पता है गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। कैसे? जब 1935 का अधिनियम बना था तो इस पर एक चीज़ किया गई था कि 3 प्रकार की शक्तियाँ पहले बांटी गई, केंद्र शक्ति या संघ शक्ति, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा विषय रखे गए, फिर उसके बाद राज्य शक्ति और एक थी समवर्ती सूची। तीनों विषय होने के बाद जो अतिरिक्त शक्तियाँ जिसे हम कहते हैं अवशेष शक्तियाँ, जिसे कहते हैं रेसिडुअल पावर, वो दे दी गई थी गवर्नर जनरल को। अभी भी हमारे पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं। 7वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय गठन किया गया जो कहलाता था, क्या कहलाता था बताइए? पहले क्या कहलाता था? उच्चतम न्यायालय कहलाता था, प्री पहुंच कहलाता था, उच्च न्यायालय कहलाता था, संघीय न्यायालय क्या कहलाता था बताइए? अभी जो हमारा एक जो संरक्षक न्यायालय गठन किया गया है, पहले क्या कहलाता था? इसको मुझे बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है संघीय न्यायालय। आप लोग देखिएगा, भारत सरकार नियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय गठन किया गया था, आपको पता है 1935 में ही। उसका नाम था एक संघीय न्यायालय, ठीक है, बाद में जाकर के फिर और भी डेवलपमेंट हुए इसके। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो आपको पता है एक व्यक्ति था, ठीक है, उसका नाम था रिपन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा स्थानीय स्वशासन, स्वायत्त शासन का, क्योंकि अभी आपको पता है कल परसों आपका क्या था कि ग्राम जो अपना लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट के लिए जन्मदिन था, और 1993 में 74वां और 73वां संविधान संशोधन करके नगरीय निकायों के चुनाव के लिए संवैधानिक वैधता प्रदान की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो पहला बार था वो नागौर जो था 1959 में भी शुरुआत की गई थी राजस्थान में। तो लेकिन वो संवैधानिक प्रावधान नहीं था, संवैधानिक प्रावधान बनाया गया था 73वां 74वां संविधान संशोधन करने के बाद। तो रिपन भैया थे जिन्होंने स्थानीय स्वायत्त शासन का किया था, कई जगहों पर उन्होंने शुरुआत भी की थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ध्यान रखना, रिपन और लिटन में अंतर रखना। इसके अलावा है भारतीय संविधान के वैध होने के क्या कारण है, ठीक है। तो देखिए जी, इसमें पहला ऑप्शन, इनमें अनेक संविधानों का अनुभव समष्ट है। दूसरा, इसमें विशिष्ट शासकीय प्रधान है, इसमें एक बड़े देश के संसद सम्मिलित है, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन ये हमारे लिए ज़्यादा सही है। प्रश्न को घुमा दिया है उसने, वैसे ये हो सकता था, इसमें और भी बन सकता था कि भौगोलिक कारण और जो है आपका इतिहास, आपका धार्मिक की जगह आप कर सकते हैं, आप इसमें विविधताएं, तो फिर सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक है इसमें संघ तथा राज्यों का संविधान जो हमारा एक ही है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव वैसे होने थे 1950 में, लेकिन हुए थे कब? 1952 में। मैंने आपको बताया था आपको, और फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि इसके चुनाव होने के एक पीछे एक वजह थी भाई। चुनाव तो रखा गया था कि 1950 में चुनाव करवाएंगे, 1950 में संविधान लागू हो गया था। समस्या ये थी कि जो वोटर लिस्ट थी, एक तो 10 से 15% लोग मात्र लिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे थे। बाकियों को लोकतंत्र का तो परिभाषा भी नहीं, लोकतंत्र है क्या, उनके लिए बड़ा आजूबा था कि लोकतंत्र क्या है। और इसके साथ एक बड़ी समस्या थी कि उस समय मेल का नाम तो ठीक है, मान लो किसी का नाम है भूरा, भूरेलाल, कुंदेलाल, हीरालाल, ये तो चलता था। लेकिन महिलाओं के साथ दिक्कत थी कि जैसे मान लीजिए किसी लेडी का नाम लिखा होता था भूरे की अम्मा, भूरे की बहन, भूरे की घरवाली, भूरे की लोगाई, कुछ भी ऐसे करके। तो ऐसे करके जो लिस्टें थी वो सही नहीं थी, नाम भी बहुत अलग टाइप के हुआ करते थे। तो ये जो लिस्ट थी कम से कम बहुत सारे मतदाताओं की बहुत अजीब थी। दोबारा से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और
बहुत सारे विश्व के कई सारे नेताओं ने मजाक उड़ाया था कि देश एक बहुत ज़्यादा भारत जो है खिलौना करने जा रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव हुए। आज भारत जो है सब भारत की बात साथ मानते हैं। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, तो बताते रहिए कि कैसा लगा आप लोगों को, आज के प्रश्न कैसे लगे, और आपके मेरे मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है कि आप इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। एक शेयर बनता है ताकि उन लोगों तक पहुंचे, जैसे आप फेसबुक चला रहे होंगे या व्हाट्सएप चला रहे हैं या इंस्टा चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, या टेलीग्राम चला रहे हैं, वहाँ पर एक आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ में ये जो PDF अगर आपको चाहिए तो चौहान एकेडमी आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में वहाँ, या कि फिर उत्तर प्रदेश PSC के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है UP PSC 2020। ठीक है, और मैं उस पर उसका लिंक आपको दे रहा हूँ इसमें, उसका लिंक से आप उसको सीधे खोल पाएंगे। वहाँ पर मैं वीडियो के तुरंत बाद वीडियो और इसकी PDF दोनों क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।